हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निक्स बायो अकेडमी। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम क्लास 11th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सिर्फ ये जो हमारी बायोलॉजी होती है सिर्फ नीट, आईसीआर, बीएचयू इन सब के लिए नहीं होती है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में बायोलॉजी आती है। ठीक है, और अगर नहीं भी है तो देखो हमारे बेसिक नॉलेज के लिए हमें बायोलॉजी पता होनी चाहिए। एटलीस्ट सेल तो पता होना चाहिए, बिकॉज हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का बना होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल क्या है? जीवन की एक इकाई है, यानी हम कह सकते हैं इट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम सेल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। ठीक है, सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैसे है? स्ट्रक्चरल मतलब कोई संरचना है इसके पास, और फंक्शनल मतलब कोई ना कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर है इसका और कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जिस प्रकार एक छोटा सा ईंट, ठीक है, एक घर बनाने के लिए हमें एक ईंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक छोटी सी ईंट से हम क्या करते हैं? एक घर, एक मकान बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये ईंट ढेर सारे ईंटों को मिला दिया जाए तो इससे क्या हम दीवार खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एक दीवार खड़ी कर दी है, यानी कि एक वॉल बना दिए हम ब्रिक से। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मान लो एक साइड ये दीवार हो गई, इधर दीवार, ऊपर से भी एक दीवार बना दो। ठीक है, यानी उसकी छत बना दो। ये क्या हो जाएगा? एक रूम तैयार हो जाएगा, यानी कि इससे क्या हुआ? एक कमरा तैयार हो गया, या फिर हम इसे कक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस रूम के ऊपर एक और रूम बना दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? बिल्डिंग बन जाती है। और फिर फाइनली हम इसे क्या कहते हैं? ये हमारा घर है। ठीक है, यानी कि एक छोटी सी ईंट से कैसे हम कह दिए कि ये हमारा घर है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार जो हमारा यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी भी बॉडी कैसे तैयार होती है? एक छोटी सी यूनिट से होती है, और वो छोटी सी यूनिट क्या है? सेल है। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल भी ईटी की तरह एक छोटी सी यूनिट थी। ठीक है, जब हम ढेर सारे सेल्स को मिला देते हैं, ठीक है, जब हम ढेर सारे सेल्स को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू से क्या बनता है? तो ढेर सारे टिश्यूज को मिला दिया, ये क्या बन गया? ऑर्गन। ऑर्गन को मिलाया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। और ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है? एक इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेलुलर हायरार्की। ठीक है, कैसे सेल से हमारा टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, एक इंडिविजुअल तैयार हो रहा है। ठीक है, अब देखो जिसको भी ये चीजें सीक्वेंस समझ में नहीं आया है, हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से सेल से एक ह्यूमन बॉडी तैयार होता है। जैसे सेल में हम ले लेते हैं नर्व सेल। ठीक है, हमारे अंदर होता है ना नर्व सेल, तो नर्व सेल, ढेर सारे नर्व सेल मिलके क्या बना देते हैं? तो ये नर्व टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, नर्व टिश्यू किसका फॉर्मेशन करता है? तो ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये ब्रेन आगे चल के क्या बनाता है? हमारा नर्वस सिस्टम, यानी जो ऑर्गन सिस्टम हमारे ऑर्गन से बन रहा है वो हमारा नर्वस सिस्टम, और फाइनली नर्वस सिस्टम से क्या हुआ? एक इंडिविजुअल तैयार हो गया। ठीक है, जैसे इसी तरह जैसे हम मान लो कि नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेशन के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल जाती है तो एक बंदा तैयार हो जाता है, एक इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से, यानी कि एक सेल से कैसे हमारा इंडिविजुअल तैयार हुआ?
यानी नर्व सेल से अगर हम एक ह्यूमन की तैयार होने की बात करते हैं तो नर्व सेल से नर्व टिश्यू बना, ब्रेन बना, नर्वस सिस्टम बना एंड देन एक इंडिविजुअल तैयार है। तो अभी हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ एक मतलब संरचना मिल रही है, एक हमारा स्ट्रक्चर मिल रहा है अभी तक, ठीक है। फाइनली क्या मिला है, जैसे मान लो हम लोग भी सेल के बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर अलग है। एक कुत्ता है वो भी सेल का बना लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग है, बिल्लियों का स्ट्रक्चर अलग है। तो हम सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे सेल के बने हुए हैं लेकिन सबका स्ट्रक्चर अपना डिफरेंट है, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हर एक सेल, यानी कि जैसे नर्व सेल है इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा, ठीक है। हर एक सेल का इंडिविजुअल फंक्शन होगा। जैसे मान लो सेल का फंक्शन क्या होता है, कोई भी सेल है उसको ग्रोथ की जरूरत है, ठीक है। सेल डिवीजन किया, ग्रोथ हो गया सेल का, ठीक है। मान लो रिपेयर, कोई कट लग गया, ठीक है, तो इस कट को रिपेयर करने के लिए उसको 24 आवर्स का टाइम, सेल डिवीजन का टाइम चाहिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे रिपेयर का भी काम कर रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी में सेल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म करते रहते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में उपापचय यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा कैटाबॉलिज्म होता है, एक हमारा एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म को कैसे याद रखोगे, कैटा मतलब काटना, ठीक है। कैटा का मतलब क्या होता है, काटना। तो कोई भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में काटते हैं तो ये हमारा कैटाबॉलिज्म हो जाता है। और जब हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो ये हमारा एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। ये दोनों हमारे टाइप है किसके, मेटाबॉलिज्म के, ठीक है। तो मतलब इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना। स्ट्रक्चर मतलब ये सेलुलर हायरार्की क्या करता है, कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और इसमें कोई ना कोई फंक्शन होता है क्योंकि हर एक सेल कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। चलिए देखिए, हमने अभी स्टार्टिंग से कहा है सेल जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किसके बने हैं, सेल के बने हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना होता है उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म ढेर सारे सेल्स का बना होता है वो हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल्स के नहीं बने होते हैं, ठीक है। देखिए all organism is composed of सेल, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर, और एक हमारा होता है मल्टी सेलुलर, और एक हमारा क्या होता है, ए सेलुलर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बायोलॉजी में जिसका मतलब क्या होता है, फिक्स रहता है। ए मतलब हमेशा क्या होगा, एब्सेंट, ठीक है। सेलुलर मतलब सेल, यानी कि ए सेलुलर में क्या होता है, सेल एब्सेंट है। जब हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो मल्टी मतलब क्या होता है, मोर देन, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो यानी कि अगर मोर नंबर की बातें हो, ठीक है, मोर देन 1 की बात हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है उसे हम मल्टी सेलुलर, ठीक है। और एक हमारा होता है यूनिसेलुलर, ठीक है। इसका मतलब है कंपोज्ड ऑफ 1, ठीक है। सिर्फ एक सेल का बना हुआ है यूनिसेलुलर, ढेर सारे सेल्स का बना है मल्टी सेलुलर, और यहाँ जिसमें भी सेल एब्सेंट है वो ए सेलुलर, ठीक है। देखो जब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है, तो एक सेल है, अगर हम इसकी लाइफ स्पैन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी लाइफ स्पैन छोटी होगी। रीज़न क्या है, सिर्फ एक सेल है, यही सेल हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है, ठीक है।
यही सेल हमारा रेस्पिरेशन का भी काम कर रहा है, यही सेल हमारा रिप्रोडक्शन करा रहा है। यानी कि जितने भी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है जो कि एक सेल परफॉर्म करता है, वो सारा का सारा काम सिर्फ एक सेल कर रहा है। ठीक है, किसी भी एक आदमी से अगर तुम सारे के सारे काम करवाओ तो वो जल्दी ही मर जाएगा। ठीक है, अगर सारे के सारे बोझ उस बंदे पे हो तो वो जल्दी ही मर जाएगा। तो सेम यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ है कि इसके साथ क्या होता है, सिर्फ एक सेल है, सारी की सारी एक्टिविटी ये खुद ही परफॉर्म किए जा रहा है अकेले। ठीक है, इसलिए इसकी लाइफ स्पैन कैसी होती है, शॉर्ट होती है। देखो, जब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो हमारा यूनिसेलुलर है, ठीक है, सेल, इसमें क्या होता है कि अगर इसको इंजरी हो जाती है, यानी इसमें अगर चोट लग जाएगी तो क्या होगा, ये पूरा ऑर्गेनिज्म ही मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही सेल का बना है, अगर उस सेल में कोई भी इंजरी हो जाती है तो ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल ही आपका इम्पोर्टेंट बनता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसके एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ठीक है, अब देखो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा क्या है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, हमारे एक साइंटिस्ट थे आर.एच. विटेकर। ठीक है, इन्होंने 1969 में 5 किंगडम दिया था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और आर.एच. विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको किसको रखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें से मोनेरा को कह दिया, मोनेरा इज द सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस ग्रुप में रहेंगे, मोनेरा के ग्रुप में रहेंगे। जब प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एल्गी, कुछ फंजाई थे, कुछ एल्गी थे, कुछ प्रोटोजोन्स थे, और इन सब को क्या किया, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। ठीक है, फाइनली कवक को, यानी कि फंजाई को एक अलग प्लेस मिल गया, फंजाई अपना अलग हो गया। जितने भी प्लांट जैसे दिखने वाले आपके ऑर्गेनिज्म थे सबको प्लांटिया में रख दिया, और जितने भी एनिमल जैसे दिखने वाले थे सबको एनिमेलिया ग्रुप में रख दिया। ठीक है, और इन सब में क्या कहा गया कि ये जो हमारा आर.एच. विटेकर में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, तो सेल के बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला किंगडम इनका कौन सा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें से 5th किंगडम में कौन ऐड हुआ था, तो फंजाई, फंजाई हमारा 5वें किंगडम में ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, तो सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें से ये हमारा मोनेरा है, मोनेरा में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बीजीए के नाम से भी जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, और कुछ हमारे जो फंजाई होते हैं, फंजाई में एक हमारा एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन हमारा क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई। एक्सेप्शन है हमारा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है ये क्या है, हमारा यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, इसके अलावा हम अब क्या देखेंगे कि कुछ हमारे यूनिसेलुलर एल्गी भी होते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, जिसमें आता है क्या हमारा, क्लोरेला। ठीक है, स्पाइरुलिना। ठीक है, और एक हमारा आता है एसिटाबुलेरिया। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास वो भी हमारा यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है,
ये सारे के सारे हमारा क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी लिख दे रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्लोरेला और स्पाइरुलिना होता है। ये हमारा स्पेस ट्रैवलर की तरह यूज़ करते हैं हम इसे, ठीक है। इसे हम स्पेस ट्रैवलर की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि जो भी लोग हमारे स्पेस में जाते हैं तो वो ये एल्गी साथ लेकर जाते हैं खाने के लिए, ठीक है, ताकि काफ़ी दिन तक वो सर्वाइव कर सकें। तो स्पेस ट्रैवलर की तरह हम क्लोरेला और स्पाइरुलिना को यूज़ करते हैं। ये हमारा यूनिसेलुलर एल्गी है। स्पाइरुलिना को हम SCP के नाम से भी जानते हैं, यानी सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन हमारा स्पाइरुलिना है, जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है, जो कि स्पेस ट्रैवलर की तरह यूज़ करते हैं। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, और क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारी क्या हो गई यूनिसेलुलर के रिगार्डिंग। मल्टी सेलुलर की जब हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, एक हमारा प्लांटिया, ठीक है, एनिमेलिया और फंजाई, ठीक है। ये हमारी मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल्स के नहीं बने होते हैं, जैसे हमारा ए सेलुलर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वायरस, ठीक है। वायरस जो है वो सेल का नहीं बना होता है, तो ये किसका बना होता है, तो ये DNA और RNA, ठीक है। इसका मतलब वायरस में या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा, दोनों नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। या तो DNA या तो RNA होगा और प्रोटीन का बना होता है। वायरस को हम क्या कहते हैं कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है, कड़ी है, यानी कि एक कनेक्टिंग लिंक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। यानी कि जब तक वायरस ह्यूमन बॉडी या किसी होस्ट के बाहर होता है तब तक वो नॉन लिविंग की तरह समझा जाता है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट के बॉडी में आता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आता है, मान लो ह्यूमन की बॉडी में आ गया, जैसे कि कोरोना वायरस को हम कहते थे ना, जब तक बाहर था तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोगों के अंदर आता है तबाही मचा देता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से फील किया होगा वायरस के रिगार्डिंग, कि कैसे वो बाहर रहता था तो नॉन लिविंग था, और जब हमारे बॉडी में आता है तो कैसे तबाही मचा देता है, ठीक है, लिविंग की तरह काम करने लगता है। क्योंकि हमारे वो क्या करता है, जैसे मान लो ये ह्यूमन का DNA है, ठीक है, जब ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करता है, जैसे मान लो ये हमारा वायरस है, जब ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो क्या करता है कि ह्यूमन का जो DNA है इसकी जगह पे जाके अपने DNA को लगा देता है, ठीक है। ये अपने DNA को लगाया, अब ह्यूमन के DNA को नहीं पता है कि वायरस का DNA लगा हुआ है। अब ह्यूमन का DNA क्या करेगा, रेप्लिकेशन करते जाएगा, यानी कि ये रेप्लिकेट होते जाएगा और इसकी ढेर सारी कॉपी बना देगा, ठीक है, इस तरह से इसकी ढेर सारी कॉपी बना देगा। तो इसी तरह करके DNA क्या कर रहा है, मतलब ये वायरस क्या कर रहा है, कॉपी बनाते जा रहा है अपनी होस्ट, मतलब अपने बॉडी की, ठीक है। ये हमारा वायरस था। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सेल थ्योरी के बारे में। देखिए, सेल थ्योरी के पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं सेल की। हिस्ट्री, ठीक है। जैसे कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम देखते हैं कि सेल में किस किस साइंटिस्ट का हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम सेल में बात करते हैं तो हमें सिर्फ 4 साइंटिस्ट या 5 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेल की डिस्कवरी किसने की है, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की है, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की है, तो पुरकिंजे ने की है। फिर लास्ट में हमारा 2 साइंटिस्ट के नाम आते हैं, स्लाइडन एंड स्वान। इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है।
तो बस ये हमें, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ इतनी ही चीज़ें दी हुई है, तो हमें सिर्फ इतने साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। सेल की डिस्कवरी ये किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, चलो पहले एक छोटी सी कहानी सुन लो। ठीक है, जब हम सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, उस समय पढ़ाई कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, एक खुद का माइक्रोस्कोप इस्टेब्लिश किया। जैसे ही ये कोई भी बंदे में होता है ना कि कोई चीज़ जब नई नई बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उसमें क्या देखें। ठीक है, ये भी कंफ्यूज थे, मतलब होता नहीं, बहुत ज़्यादा जाग जाती है कि मतलब हम अपनी चीज़ों में क्या देखें क्या नहीं देखें। ठीक है, तो दो तरह के बंदे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो या तो पार्क में जाके बैठेंगे या तो नदी तालाब के किनारे जाके बैठते हैं। ठीक है, हमारे ये रॉबर्ट हुक सोचने के लिए पार्क में जाके बैठ गए। ठीक है, तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, बस खड़े हैं यहीं पे खुरचना शुरू कर दे रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने समझो कि किसी पेड़ के पास खड़े होके इस तरह से खुरच रहे होंगे, बस पेड़ की जो हमारी छाल होती है, बार्क होती है ना, उस बार्क को क्या किया, उखाड़ लिया। ठीक है, उसकी पतली स्लाइस जब काटे, यानी कॉर्क की वो जब पतली स्लाइस काट के अपने माइक्रोस्कोप में देखे तो इनको कुछ मधुमक्खी के छत्ते की समान संरचना दिखाई दी। ठीक है, यानी कि इनको कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और उस टाइम क्या होता था, जो मॉन्क यानी कि जो भिक्षुक लोग होते थे वो भी हमारे एक सेल में रहा करते थे, यानी जिसको हम जेल कहा करते थे। ठीक है, उनका भी जो हमारा संरचना या स्ट्रक्चर होता था सेम हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता था। तो इन्होंने कह दिया कि अरे ये तो सेलुली की तरह है। ठीक है, सेलुली एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब सेल होता है। ठीक है, तो जो हमारे सेल की डिस्कवरी है उसका क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है। ठीक है, हुक, ठीक है, कहीं हुक फंसाते हैं ये सब, तो हुक क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो हम कह सकते हैं कि हुक ने क्या किया, एक नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की, क्योंकि जो हमारा बार्क या छाल होता है वो हमारा मृत होता है, यानी कि डेड होता है। तो डेड लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है, देखो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, इन्होंने क्या देखा, कॉर्क स्लाइस में कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस काटी। ठीक है, उसमें इन्हें क्या दिखाई दिया, कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, यानी कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दी। मधुमक्खी का छत्ता हमें कुछ इसी टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, तो इनको कुछ इस टाइप की ही सेल्स दिखाई दी। तो इनको इन्होंने क्या कह दिया कि जिसमें मॉन्क रहा करते थे बिल्कुल ये ऐसा देखने में, यानी कि किसके जैसा देखने को मिल रहा है, तो सेलुली की तरह देखने को मिल रहा है। सेलुली क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, सेल। तो सेल टर्म, यानी कि अगर पूछा जाए सेल का शब्द किसने दिया है, तब भी रॉबर्ट हुक ने दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या लिया था, तो बार्क, यानी सी बार्क में से कॉर्क स्लाइस लिया था। कॉर्क की स्लाइस कैसी थी, तो डेड थी, यानी कि नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की है। दूसरे साइंटिस्ट हमारे कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इनको हम एवी ल्यूवेनहॉक के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, जैसे दो प्रकार के आदमी थे ना, ये पार्क में गए थे, ये भी खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, बस इनको भी समझ नहीं आ रही है, तालाब के पास जाके बैठ गए। कुछ समझ नहीं आया, तालाब का पानी उठा के लाया, अपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो इनको सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई दी। ठीक है, यानी इनको क्या क्या दिखाई दिया, तो सबसे पहले बैक्टीरिया देखे, फिर इनको प्रोटोजोआ भी दिखाई दिया। बस ये बंदे इतने पे नहीं ठहरे, इन्होंने क्या किया होगा, मान लो अपनी उंगली उंगली काट के आरबीसी को भी देखा। ठीक है,
मतलब इन्होंने आरबीसी को भी देखा और लास्ट में इन्होंने स्पर्मेटोजोआ को भी नहीं छोड़ा, यानी इसने क्या किया, स्पर्म को भी देख लिया। जितनी भी चीज़ें इन्हें दिखाई दी वो सारी की सारी मूवेबल थी, यानी मूव कर रही थी। तो इन्होंने क्या कहा कि अरे सेल तो मूव भी करती है, यानी कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या देखा था, तो इन्होंने बैक्टीरिया को देखा और प्रोटोजोआ को देखा। प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को इन्होंने क्या कहा, एनिमिक्यूल्स। ठीक है, साथ में इन्होंने और क्या देखा था, तो आरबीसीज और स्पर्म यानी स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इतनी चीज़ों को किसने देखा, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा। याद कैसे रखेंगे, लीवेनहॉक में हमारा कुछ लिविंग टाइप लग रहा है, तो लीवेनहॉक लिविंग। ठीक है, याद रखेंगे। हुक नॉन लिविंग होता है, तो नॉन लिविंग से याद रहेगा। तीसरा साइंटिस्ट हमारा कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसमें की थी, तो इन्होंने ऑर्किड की रूट में की थी। ठीक है, देखो अब इसके बाद हमारा सबसे मेजर टॉपिक आता है कौन सा, सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। सेल थ्योरी। ठीक है, इसमें हमें दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने, एक हमारा मैथियास स्लाइडेन। ठीक है, क्या नाम है इसका, मैथियास स्लाइडेन। ठीक है, याद कैसे करेंगे, मैथियास से हमको कुछ मेथी सा लग रहा है। ठीक है, मैथियास मेथी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइंटिस्ट है ये तो प्लांट का नाम जैसा इसका नाम है, तो यानी कि ये बंदा कौन है, ये एक बॉटनिस्ट है। ठीक है, ये 1838 में आता है। कहाँ का बंदा है, तो जर्मन का है। ठीक है, और है कौन, एक बॉटनिस्ट है, तो ये अपनी ऑब्जर्वेशन किस पे करेगा, प्लांट्स पे करेगा। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, या ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किसके बने हैं, तो सेल के बने हुए हैं। ठीक है, सेल थ्योरी में हमारा जो दूसरा साइंटिस्ट आता है इसका नाम क्या है, थियोडर स्वान। थियोडर स्वान। ठीक है, इस साइंटिस्ट के नाम में क्या देख रहे हैं, स्वान। स्वान, स्वान जैसे कि हंस होती है, हंस को भी हम स्वान कहते हैं, या फिर अगर इससे ना याद रहे तो बको ध्यानम स्वान निद्रा। ठीक है, स्वान निद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए एक स्टूडेंट की, तो स्वान यानी कि स्वान निद्रा यानी कुत्ते की तरह, तो यहाँ भी एनिमल आ गया। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि ये कौन थे भैया, तो ये हमारे जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये कौन है, जूलॉजिस्ट हैं। ये कब आएंगे, तो ये इनके एक साल बाद आते हैं, यानी कि 1839 में आते हैं। और आके कहाँ से आएंगे बंदे ये, तो ब्रिटिश से आते हैं। ठीक है, ब्रिटिश से आके ये अपनी बात किस पे रखेंगे, जूलॉजिस्ट है तो एनिमल पे बात रखेंगे। इन्होंने एनिमल को ऑब्जर्व किया और कहा कि जितने भी एनिमल है वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। और इनके अराउंड एक पतली सी झिल्ली है, यानी एक पतला सा मेम्ब्रेन है, जिसको आज के टाइम में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया था उस टाइम। ठीक है, इनके स्टेटमेंट क्या कहते थे, ऑल एनिमल आर composed of cell and surrounded by
a thin membrane now called plasma membrane। ठीक है, आज के टाइम में हम इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो स्वान था ये थोड़ा सा तेज था। ठीक है, मान लो किसी पार्टी में स्लाइडन और स्वान आपस में मिले होंगे। स्लाइडन ने अपनी थ्योरी बता दी स्वान को। ठीक है, कि मैंने तो प्लांट्स में देखा है, प्लांट सारे क्या है, सेल के बने हुए हैं। बस ये बंदा था चालू, ये बंदा क्या किया, प्लांट्स की स्टडी करने बैठ गया। जब ये प्लांट्स की स्टडी कर रहा था तो ये कुछ अलग चीज़ें देखा। ठीक है, और जैसे कि इन्होंने क्या देखा, प्लांट में को जब ऑब्जर्व किया तो इनको एक यूनिक कैरेक्टर मिला प्लांट में। ठीक है, एनिमल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट्स में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी सेल वॉल होती है। यानी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इनको कुछ अलग सा दिख गया ना, क्योंकि ये तो एनिमल को स्टडी किए थे। इनको एक पतली सी मेम्ब्रेन दिखी थी जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले थे। तो जब ये प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स के लिए इनके पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है, क्या, सेल वॉल का प्रेजेंस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो इन्होंने कहा कि अरे प्लांट में तो सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, और स्वान ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बना दी। इनकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो सारे के सारे किसके बने हुए, सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हुए। ये स्वान ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस यानी एक परिकल्पना को स्टैब्लिश किया। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, इस सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हुए हैं। ठीक है, ये किसका था, स्वान की हाइपोथेसिस थी। एक्चुअल में जो हमारी सेल थ्योरी है वो यही है। ठीक है, सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हुए हैं, तो सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब मतलब समझो कि इनके साथ चिटिंग भी नहीं हुई है। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन बैठी होगी तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो अपनी स्टेटमेंट ये 1838 में ही कह चुके हैं, तो स्लाइडन और स्वान दोनों को एक साथ फॉर्मुलेट किया गया। ठीक है, सेल थ्योरी के लिए। तो जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बोथ मैथियस स्लाइडन एंड थियोडर स्वान। ठीक है, जब हाइपोथेसिस की बात कभी पूछ लेगा ना कि हाइपोथेसिस किसकी थी, तो स्वान की थी। ठीक है, ये हमारा सेल थ्योरी है। इतना ये लोग बंदे सेल सेल किए जा रहे थे, इनसे मान लो किसी ने पूछा होगा कि अच्छा बेल नए सेल कहाँ से आए। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गए कि हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड। ठीक है, तब इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो भी जर्मन के रहते हैं। उनसे पूछा भाई सेल कैसे बना, ठीक है, हाउ सेल आर फॉर्म्ड। तो वो कहते हैं कि अच्छा ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी वो अपनी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दे के निकल गए। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में जर्मन के थे, जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या बाय डिवीजन। यानी कि जितने भी आपके नए सेल्स हैं वो हमारे किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से हमारे प्रेजेंट थे सेल, उनसे हमारा डेवलप हुआ है डिवीजन के द्वारा। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो सेल थ्योरी का जो मॉडिफिकेशन था किसने किया, रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किसने दिया, इसे रुडोल्फ विर्चो ने दिया। ठीक है, और कब दिया, तो 1855 में।
ये डेट हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किया। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि न्यू सेल्स कहाँ से बनते हैं, तो ओमिनिस सेलुला, ई सेलुला, ठीक है। कहाँ के थे ये बंदे? जर्मन के। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है? न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बाई डिवीजन, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे मान लो ये एक सेल है, पहले से कोई सेल प्रेजेंट है, अब इस सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ और डिवीजन होके दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब इस सेल में दोबारा से डिवीजन हो रहा है, फिर से दो सेल्स बना रही है, ठीक है। ये रुडोल्फ विर्चो के अकॉर्डिंग एक सेल का फॉर्मेशन ऐसे होता है। ये उस टाइम क्या देख रहे थे कि एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को इन्होंने डिवाइड होते हुए देखा था, एक से दो होते हुए, ठीक है। तब इन्हें पता चला कि अच्छा, बाइनरी फिजन से एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में क्या होता है, डिवाइड हो सकता है। तभी इन्होंने एक सेल को दो सेल या किसी भी पुराने सेल से हमारे नए सेल्स बन सकते, ये थ्योरी दी रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। तो ये हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी था। अगर हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या होगा, तो हमारा वायरस है, ठीक है। क्योंकि जो वायरस है वो सेल का बना ही नहीं होता है, इसीलिए वो क्या है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन। क्योंकि हमारे सेल थ्योरी में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर ढेर सारी सेल्स बनाती है। वायरस के पास जब सेल ही नहीं है तो वो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी कि अपने सेल्स को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन, ठीक है, वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब इसे एक बार क्या करना, जो नीट वाले बच्चे हैं उसे एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन रीड कर लेना, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।